उपचुनाव से पहले बीजेपी के निशाने पर नार, कांग्रेस के कप्तान पर हमलों की बौछार। क्या हमलों से बीजेपी की नैया लगेगी पार? जो कांग्रेस कमेटी के सीईओ हैं आजकल मध्य प्रदेश के, कमलनाथ जी, इनका पूरा 15 महीने का अगर लेखा जोखा सही तरीके से खोल दिया गया तो ये बाहर नहीं होंगे, जेल के हवालात में होंगे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के इस बयान से साफ हो गया है कि उपचुनाव से पहले कमलनाथ बीजेपी के निशाने पर है। प्रद्युमन सिंह तोमर ने कमलनाथ सरकार के 15 महीने के कार्यकाल की जांच की ही बात नहीं की। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर एक और बड़ा आरोप लगाया। तोमर ने कहा कि वो केंद्रीय नेतृत्व को करोड़ों की फंडिंग करके मुख्यमंत्री बने थे। कमलनाथ पर हमला गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी बोला। कैबिनेट मंत्रियों के तेवर से साफ है कि उपचुनाव से पहले वो कमलनाथ पर बयानों के बाण ऐसे ही छोड़ते रहेंगे। लड़की की जब शादी होती है ना, अच्छा सा लड़का दिखाओ, और जब वरमाला का वक्त आया तो एक 70 साल के एक जो ऊपर केंद्र में फंडिंग करके मुख्यमंत्री बन गया, उसके हवाले मध्य प्रदेश की जनता छोड़ दी गई। जो 15 महीने सरकार रही कांग्रेस की, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने इस दर्द को, गरीब की पीड़ा को समझा ही नहीं। और समझते भी तो समझते कैसे? उद्योगपति हैं, बड़े आदमी के बेटे थे, सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए थे, गरीब का दर्द वो कहां से जानते? जो पहले हस्ताक्षर किए मुख्यमंत्री बनने के बाद कमलनाथ जी ने, वो ही मध्य प्रदेश के किसानों के साथ धोखाधड़ी करके किए। सबसे बड़ा झूठेला, सबसे बड़ा धोखेबाज कोई अगर है इस देश में नेता, तो वो है मध्य प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, जो नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी। कमलनाथ को टारगेट करने पर कांग्रेस बीजेपी पर चुटकी ले रही है। कांग्रेस का कहना है कि जो लोग कमलनाथ पर हमला बोल रहे हैं, उनकी नात के सामने कोई हैसियत नहीं है। हमला करने वाले खुद को सुर्खियों में लाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। कमलनाथ जी यदि पैदाइशी उद्योगपति हैं तो क्या यह उनका दोष है? कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करने के बाद करोड़पति अरबपति बना है, उनमें कमलनाथ जी शामिल नहीं है। कमलनाथ जी का जन्म ही एक उद्योगपति बेटे के रूप में हुआ है। तो यह बात उनकी पूरी तरह खींच मिटाने की परिकल्पना है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं है। उपचुनाव से पहले बीजेपी ये समझ चुकी है कि अगर उसको कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ना है तो कांग्रेस सेना के सेनापति कमलनाथ पर बयानों की बमबारी करनी होगी। इसी राह पर बीजेपी के नेता चल पड़े हैं। जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आएंगे, वैसे वैसे कमल के नाथ पर हमले और तेज होंगे। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है निशाने पर नाथ। कहा यह भी जाता है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। कई बार आप जब कोशिश करते हैं कि किसी को डिफेम करें तो अनजाने में आप उसको, या जानबूझकर भी आप उसको केंद्र में भी ले आते हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्शन नरेंद्र मोदी जी का था, तो तब से लेकर अब तक कांग्रेस के लिए एक चीज़ ये कही जाती है कि उसने सबसे बड़ी गलती यही की कि नरेंद्र मोदी जी को बार बार उनका नाम लेकर उन पर हमले किए। कई बार ये चीज़ क्या ऐसा भी होता है कि आप किसी एक व्यक्ति को टारगेट करते हैं तो वो इस रूप में टर्न आउट हो जाती है कि भैया इतना मत कोसो, इस व्यक्ति को इतना मत बोलो। और 2018 में कांग्रेस की भी रणनीति यही थी, जो समय के मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर थी कि हम इस पूरे कैंपेन में शिवराज जी पर आरोप अभियोग खुलकर जहां आवश्यकता होगी वहां नाम लेंगे, लेकिन नहीं कहेंगे। धीरे धीरे बीजेपी का पूरा कैंपेन पूर्व मुख्यमंत्री, पीसीसी चीफ, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के खिलाफ सेंटर होता जा रहा है। कहा यह जाता है कि उनके समय में आरोप ये लगाया जाता है कि मंत्रालय की 5वीं मंजिल जो है वो लेन देन का एक अड्डा केंद्र बन गई थी। फिर जिस भाषा का प्रयोग आपने सुना वो तो बिल्कुल ऐसी भाषा थी कि अब राजनीति है, और राजनीति में कई बार चुनाव के समय तो भाषा का संयम ऐसा टूटता है कि फिर क्या कहा जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा, या जो 1.5 साल का शासन कांग्रेस का रहा उसको लेकर बीजेपी के नेताओं के मन में जो एक कमलनाथ को लेकर एक भाव है, ये वो भाव है, या ये राजनीति का एक हिस्सा है जो चुनाव में होता है। क्योंकि इसी तरह का कुछ
असंयम तथाकथित रूप से कांग्रेस के कुछ नेताओं ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी हमने देखा उनको लेकर अपनाया था, और अभी भी कुछ नेता कांग्रेस के उस असंयम का कथित रूप से प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। लेकिन बड़ा सवाल मैं आपके सामने जो रख रहा हूं कि क्या इससे लाभ होता है। एक चीज़ होती है कि आप तथ्यपरक तरीके से चीज़ों को सामने रखते हैं कि देखिए ये घोटाला तथाकथित, ये घपला, उसका ये कागज़। और एक चीज़ वो होती है कि आप जुबान की मशीन गन खोल देते हैं, धड़ 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 गोलियाँ चलाते रहते हैं, और लोगों को लगता है कुछ देर में कि भैया ये कुछ मामला गोलियाँ चलाने का, ये अंदर कोई दम नहीं है। चलिए देखते हैं, पड़ताल करते हैं, इस बहस में बातचीत करते हैं कि इस तरह के मसले क्या फ़ायदा पहुंचाते हैं या सिर्फ चुनावी शगुफा होते हैं। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ हैं भोपाल स्टूडियो में भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, चुनाव प्रबंध समिति के सदस्य और राष्ट्रीय स्तर पर टीवी पैनलिस्ट और नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर हितेश वाजपेयी। बहुत स्वागत है डॉक्टर वाजपेयी। मेरे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और किसी बहुत ही अंगद के पैर की तरह जमे हैं ग्वालियर में। अब पता नहीं मिश्रा जी आ गए हों तो बात नहीं कह सकता मैं। के मिश्रा जी हमारे साथ हैं। वैसे राम काज कीजिए बिना मोहि कहाँ विश्राम, जो बीजेपी में है वही कांग्रेस में है, जो सौंपा गया है उसी पर डटे हुए हैं, उनका भी बहुत स्वागत। और शिव अनुराग पटेरिया जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, कई पुस्तकों के लेखक, वो भी हमारे साथ हैं, उनका भी स्वागत। और पहली टिप्पणी उनकी, क्या लगता है पटेरिया साहब, नाथ को कोसने की ये जो एक बड़ी तेजी से बीजेपी का कैंपेन कमलनाथ जी के खिलाफ जा रहा है, क्या लगता है आपको इससे पॉलिटिकल माइलेज होगा या माइलेज नहीं होगा, कुछ नुकसान ही हो सकता है? जी सर जी, मुझे लगता है कि कुल मिला के सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश जरूर हो सकती है, लेकिन कई बार ये चीजें बैकफायर कर जाती हैं। अक्सर जब किसी के खिलाफ आप बहुत बड़े मुद्दे खड़े करते हैं, जैसे आपने इंट्रोडक्टरी नोट में कहा कि नरेंद्र मोदी जी के पास सहानुभूति इसलिए थी क्योंकि उनको लगातार 15 साल उनको निशाने पर रखा गया। दरअसल जिसको आप निशाने पर रखते हैं, कई बार सहानुभूति जी उसके साथ हो जाती है। अगर और तर्कों के साथ अगर आप कोई आरोप लगाते हैं तो चीजें फिर आकार लेने लगती हैं। कुल मिला के जवानी जुमा खर्च नहीं करना चाहिए, जैसे प्रद्युम्न सिंह ने कहा ऐसे आरोप है, अगर दम है आरोप तो लाइए सामने रखिएगा, ओके के मिश्रा जी उसका जवाब देंगे और हमारे वाजपेयी साहब उसको और जी और प्रोपेगेट करेंगे। लेकिन बड़ी बात है कि सिर्फ आप 2 लाइन का नोट छोड़ आते हैं कि इनके खिलाफ ऐसा है कि आप जेल चले जाएंगे। ये तो किसी के बारे में कोई भी कुछ कह सकता है। मुझे लगता है आरोप लगाए जाए लेकिन तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ और शब्दों की मर्यादा के भीतर, अन्यथा वो जाते हैं। मेरा पूरा जो पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर करियर, जर्नलिस्ट के तौर पर करियर, उसमें देखा है कि अगर आप जी तर्क और तथ्य के साथ आरोप नहीं लगाए तो वो अक्सर बैकफायर कर जाते हैं। जी बिल्कुल पटेल साहब, ये चीज़ हमने देखी है और नरेंद्र मोदी जी का उदाहरण इसीलिए हमने आरंभ में दिया और आपने भी उसको इंडोर्स किया। डॉक्टर वाजपेयी, आप बहुत संजीदा राजनेता हैं और कोशिश करते हैं कि जब भी आप मंच पर बात करें, चाहे मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, तो आप कोशिश करते हैं कि तथ्य आपके पास हो। और इस तरह की डिबेट्स में भी हमने देखा है कि आप प्रतिपक्षी साथी से भी यही अपेक्षा रखते हैं कि कुछ है तो तथ्यात्मक रखिए ना। आप किसी को कहना कि आप झूठे हैं, आपको ये नहीं पता, आपको वो नहीं आता, ये आरोप क्या लगता है आपको? ये इन आरोपों में एक नाराजगी है, एक चिढ़ है, एक गुस्सा है प्रतिपक्षी नेता को लेकर, या कुछ उसके भीतर कुछ मसाला भी है, कुछ तथ्य भी है? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ 2-4 दिन में जो घटनाएं हुई हैं शरद जी, उसकी छाया में मैं इन बयानों को मान सकता हूं। अन्यथा हालांकि मैं आपके उस तर्क को भी थोड़ा असहज हो रहा हूं, क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी जी ने जो आलोचनाएं सही हैं वो आलोचना एक सेक्शन ने क्रिएट करी, और उस सेक्शन ने उस समय क्रिएट करी जब गुजरात हर जगह नंबर 1 परफॉर्म कर रहा था जी। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट फास्टली मूविंग स्टेट इन द कंट्री। और आपने देखा भी आज गुजरात कई मानकों में देश में उदाहरण बन चुका है, जिसको गुजरात मॉडल भी कहा जाता रहा है जी। तो इसलिए वो चीज़ें उन पर चस्पा नहीं हो पाई। तो इसलिए दोनों उदाहरण में थोड़े से अलग अलग हैं। और जहाँ तक कमलनाथ जी की बात करेंगे तो ये बात सही है कि वो एक कॉरपोरेट लीडर हैं, और ये बात भी सही है कि वो दिल्ली से आए हुए नेता हैं, और ज़मीनी स्तर पर उन्होंने मध्य प्रदेश में अब 18 के चुनाव और उसके बाद ही हम लोग देख पा रहे हैं, उसके पहले उनके जीवन काल में इस प्रकार का मूवमेंट नहीं देखा गया है, खासतौर से प्रादेशिक स्तर पर। आंचलिक स्तर पर रहा होगा, मैं उसको नहीं नकारता हूँ। और लेकिन ये बात भी, कुछ बातें ठीक भी हैं
कि 15 महीने कहीं ना कहीं आर्थिक कुप्रबंधन रहा है, जिसके बहुत सारे परिणाम अब मध्य प्रदेश के सामने भी आ रहे हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी बात, आज चूँकि चर्चा उस पर नहीं है तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, कर्ज माफ़ी की जिसकी जिक्र किया गया है कि आज भी सब ढूंढ रहे हैं। हम बोलते नहीं हुआ, कांग्रेस बोलती हुआ है, अधूरा हुआ है, पूरा हुआ है, उसके कई आयाम हैं, प्रश्न हैं, जिससे कि वो आज भी वो विषय गुजर रहा है, इतना तो हम स्वीकार करेंगे। और तो इन सब दृष्टिकोण से यदि आप देखें, लेकिन मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि हमें कोशिश ये करना चाहिए कि आलोचना तथ्यपरक हो, और इसीलिए हम तथ्यपरक आलोचना, जेल जाने वाला तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ तथ्यपरक आलोचना को हम प्रिवेल करना चाहेंगे। और इसीलिए हमारी जो उपलब्धियां हैं, जैसे हम बार बार कहते हैं भाई शिवराज जी किसान केंद्रित राजनीति करते हैं, तो किसान केंद्रित राजनीति में जितने विषय हों, चाहे वो 0% तक ब्याज को लेकर आना हो, या आज हम बात कर रहे हैं तो किसान सम्मान निधि को 10,000 रुपये कर देना हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का बढ़ना हो, ओला पाला तुषार को भी प्राकृतिक आपदा माना जाना हो, ऐसे कई विषय हैं जो सर जी आप भी मानेंगे कि देश को एक मुख्यमंत्री के रूप में उठाए गए विषय थे, शिवराज जी की ओर से जो देन थे। तो जब हम इन विषयों पर अपनी बात एक ओर रखेंगे, वहीं दूसरी ओर हमारा भी अधिकार हो जाता है, जैसे मिश्रा जी का अधिकार है कि हमारी जो कमियां हैं उन आलोचनाओं को रखें, लेकिन अगेन तथ्यपरक वो भी रखना चाहते हैं हमेशा। तो हम भी तथ्यपरक 15 महीने की बातें रखेंगे, लेकिन हाँ कटु शब्दों और उनसे बचा जा सकता है। और शायद कमलनाथ जी, मुझे ऐसा लगता है वो वर्ड उनसे नहीं निकलता, फिर मैं बोलूँ नहीं निकलता, मैं एक प्रिविलेज दे रहा हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ वो सीजन्ड बोलते हैं, ऐसा नहीं है। जो नालायक शब्द उनसे निकल गया है, मैं उसकी प्रतिध्वनि मानता हूं, जो मुझे लगता है जल्दी ही समाप्त हो जाएगी और बातें तथ्यपरक और विषयपरक ही होगी। बिल्कुल, और इससे हम भी आपकी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि चाहे ज़ुबान फिसले, लेकिन अगर फिसल भी जाती है तो उसको संभाल लिया जाए। और इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता कि बात लायक नालायक जैसे विषय की हो, या फिर बात जिस तरह की बीजेपी की तरफ से हम लोगों की हो। ये चुनावी कटुता को बढ़ावा देते हैं, तथ्यों को परिदृश्य से हटाते हैं और जनता को भ्रमित करते हैं कि अगर आप चौपाल और चौराहों की चाय की दुकानों की भाषा में एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं, तो आप हमारे मुद्दों को लेकर कितने कंसर्न्ड हैं, ये सवाल हर आदमी के मन में होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मिश्रा जी, आपकी टिप्पणी आपने सुनी और मुझे लगता है बड़े संजीदा ढंग से एजेंडा सेट हुआ है। आपकी प्रतिक्रिया जी। शरद जी, मैं बड़े दुस्साहस के साथ आपकी एक बात पर आपत्ति लेना चाहूंगा सीधी तौर पर, कि आपने प्रारंभ में जी डॉक्टर वाजपेयी साहब, जो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, या यूं कहूं मैं भाई हैं, उन्हें आपने युवा नेता कहा है जी। वे अब आपने मुझे भी बड़ा भाई कहा है, इनको भ्रम में मत लाइए जी। मुझे भी आपने बड़ा भाई कहा है जी 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 जी। थैंक यू जी जी जी। और मैं, चूंकि आप दोनों बड़े हस्ताक्षर, पटेरिया साहब और आप के सानिध्य में हम लोग बैठे हैं, जिनसे हम सीखने की कोशिश करते हैं जी। जो आज का विषय है, मैं विषय से बाहर नहीं जाऊंगा जी, कि जो कमलनाथ जी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कतिपय नेता अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि आपने और हमने, मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता ने भी, जिसमें डॉक्टर साहब भी शामिल हैं, हम लोगों ने इस प्रदेश में राजनीतिक मूल्यों को देखा है, जिसमें चाहे वो माननीय स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी या माननीय सुंदरलाल पटवा जी का कार्यकाल हो, या दिग्विजय सिंह जी का, विक्रम वर्मा जी का कार्यकाल हो, कैलाश जोशी जी का और दिग्विजय सिंह जी का कार्यकाल हो जी, प्रकाश चंद्र सेठी जी वाला कार्यकाल हो, या श्यामाचरण जी शुक्ल वाला कार्यकाल हो, या वीरेंद्र कुमार सकलेजा जी वाला कार्यकाल हो, इन लोगों ने भारतीय राजनीति में मूल्यों की पहचान इस मध्य प्रदेश में दी है, और हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं ने उन्हें सीखने के बतौर ग्रहित भी किया है। मगर जो दौर इस चुनाव में दिखाई दे रहा है कि जो खुद आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, वो लोग उन कमलनाथ जी की ईमानदारी को बेईमानी में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन कमलनाथ जी का जन्म ही एक उद्योगपति के बेटे के रूप में हुआ है। मैं दृढ़ता से कहना चाहूंगा, और किसी की आलोचना करना, किसी को अपमानित करना मेरा ध्येय नहीं है। कमलनाथ जी के पास सिंहस्थ घोटाले का पैसा नहीं है, कमलनाथ जी के पास व्यापम घोटाले का पैसा नहीं है,
कमलनाथ जी के पास रेत का पैसा नहीं है, कमलनाथ जी के पास ई टेंडरिंग का पैसा नहीं है। कमलनाथ जी कुल मिलाकर उनका यह दोष है या उन्होंने कोई पिछले जन्म में अपराध किया होगा कि वे एक उद्योगपति घराने में पैदा हुए हैं। और जो लोग आज उन पर टीपा टिप्पणी कर रहे हैं वे लोग ये बता दें कि उन लोगों ने कितना लेन देन करके ये सरकार गिराई है। अब सीधी बात चली आर्थिक भ्रष्टाचार की कमलनाथ जी पर, तो मैं मेरे नेता के लिए डिफेंस तो करूंगा। जी डॉक्टर साहब मेरी बात सुन लीजिए, आप सीनियर लीडर है, आप युवा नेता नहीं है। नहीं आप मेरी बात हो जाती है। गैर और आप तो तथ्यात्मक फिर संजय आगे नेता ना हैं। हुई, मैं आपको आप चोर अपनी कहूँ, बात आप बड़ी मुझे प्रामाणिक चोर ढंग से कहें, कहते हैं। तो इसका तो अंत नहीं है ना मिश्रा जी, यही तो नहीं, चर्चा मैं है। इसलिए डॉक्टर साहब, मैं इसलिए डॉक्टर साहब निवेदन सुनिएगा, मैं इसलिए डॉक्टर साहब कह रहा हूं कि आज कमलनाथ, मुझे दुख हुआ कि एक ऐसे नेता ने जो बिना विधायक के मंत्री हैं, उन्होंने, डॉक्टर साहब मेरी बात हो जाती है प्लीज, डॉक्टर प्लीज। जी जी जी, अरे ऐसे नेता ने जो बिना विधायक के मंत्री जी। हैं, आज कमलनाथ जी पर यह आरोप लगाया है कि वे दिल्ली में पैसा देकर मुख्यमंत्री बने हैं। वे इस बात को बोलते कि विधायक दल की जब बैठक हुई तो वो जिसके अनुचर हैं उन्हें मात्र 18 वोट मिले थे। कमलनाथ जी विधायक दल के नेता बहुमत से बने हैं और कमलनाथ जी ने इस प्रदेश की जनता का विश्वास जीतने के बाद सरकार बनाई थी, तो उनको लेकर ये टिप्पणी करना मुनासिब नहीं। चलिए जी, मैं पहले तो एक संशोधन अगर आप अनुमति दें मिश्रा जी तो मैं कर लेता हूं। मैं डॉक्टर वाजपेयी जी को युवा नेता नहीं कहूंगा, लेकिन आप मुझे युवा प्रतीत होने वाला एंकर कह लीजिए, क्योंकि बड़े भाई से ऐसा लगता है कि ए.के. हंगल साहब के जमाने का एंकर हूं। ये सर थोड़ा मामला स्क्रीन के सामने का है सर, तो थोड़ा संभाल लीजिएगा इसको, क्योंकि बड़े भाई और अर्जुन सिंह और आपने तमाम बातें कह डाली तो लोग सोचेंगे कि कितना दोनों युवा हैं, कितना मैंने ओवर हॉलिंग कराकर मैं बैठा हूं यहाँ सर। तो थोड़ा सा जी चलिए, लाइटर वेन में है ये बात। 10 सेकंड ले सकता हाँ हूं बिल्कुल, बोलिए वाजपेयी जी। केवल उन चीज़ों को देखिए मिश्रा जी, अभी चर्चा यही है कि गैर, आपने सारे चीज़ों के, विवादित चीज़ों के नाम लिए, लेकिन इन किसी भी, ऐसे मैं भी ले सकता हूं, मैंने आज बचा उससे भाई। जैसे आप कह सकते हैं, आप मेहता वर्सेस कमलनाथ जी का बड़ा प्रकरण सुप्रीम कोर्ट तक गया, उसको देख सकते हैं। आप उनका चावल घोटाला देख सकते हैं जब वो कॉमर्स मिनिस्टर थे। तो देखिए राजनीति में ये आरोप तो ऐसा थोड़ा ना, कमलनाथ 84 का दंगा आप भूल गए होंगे, सबसे बड़ा आरोप है जिसके जो उनके ऊपर लगे हैं। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध ये है कि जब ये तथ्यपरक नहीं होते हैं तो वो चिपकते नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो शायद आपने भी बीच में सुविधानुसार 3-4 बातें बोल दी हैं, तो मुझे इनका आपको ध्यान दिलाना था। सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि जब देश में एजेंसियां हैं जो इन सारी चीज़ों की निर्धारण के लिए मौजूद हैं और आपकी, हमारी और इस लोकतांत्रिक देश की उन पर पूरी आस्था है, तो उसके बाद फिर उन शब्दों का प्रयोग जब तक कन्विक्शन प्रूव नहीं है, और क्या कन्विक्शन होने के बाद भी किसी व्यक्ति को, वो चाहे अदालत से हो या किसी वैधानिक एजेंसी से हो, उस कन्विक्शन के बाद भी हम उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। सवाल ये बड़ा है कि आप अपनी भाषा के स्तर को कहाँ ले जाएंगे, ये बड़ा प्रश्न है। पटेरिया साहब, मैं फिर मुद्दे की तरफ आता हूँ। आखिर ये जो मसले हैं, जैसे कई बार हम पर आरोप लगता है टेलीविजन चैनल्स पर, मीडिया पर, कि एक ही विषय को आप सुबह से लेकर शाम तक गुंजाते रहते हैं। क्या ये सोच और रुचि कुछ, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि मॉर्बिड क्यूरियोसिटी, एक विकृत अभिरुचि में बदल गई है ये चीज़ कि किसी की पगड़ी उछालो तो आनंद आता है? क्या ये एक किस्म का एक आप कह सकते हैं कि एक सैडिस्टिक प्लेजर देता है लोगों को कई बार, और लोग भी ये चाहते हैं कि आप किसी बड़े नेता की पगड़ी उछाल कर बताओ, भले ही आरोपों में दम ना हो, कि पूरा बॉलीवुड ड्रग्स में डूबा हुआ है, नशेड़ियों का अड्डा है बॉलीवुड। तो ये चीजें किस रूप में और कहां तक जाएंगी? मैं चुनावी राजनीति से जोड़ रहा हूं उसको। जी शरद जी, कई अर्थों में आपकी बात बिल्कुल सही है। दरअसल लोग देखना वो चाहते हैं जो उनको दिखता नहीं है, जो उनको मालूम नहीं होता। उनको लगता है कोई व्यक्ति इतना बड़ा महान कैसे बन गया, उसको कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगा। ये हिंदुस्तानी मानसिकता है। दरअसल पत्रकारिता की पढ़ाई में भी हमें यही सिखाया गया है कि अगर कुत्ता आदमी को काटता है तो खबर नहीं है, लेकिन आदमी अगर कुत्ते को काटता है तो बड़ी खबर हो जाती है। दरअसल चीजें जब दूसरे आकार में प्रस्तुत होती हैं तो लोगों को लगता है अगर आप गुडी गुडी कहते रहेंगे तो लोग कहेंगे आप पीआर कर रहे हैं। और हमारा काम वैसे भी, चाहे टीवी मीडिया हो, चाहे प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, जो भी मीडिया हो, वो सतत प्रतिपक्ष हैं। तो मुझे लगता है कि हम अपने प्रतिपक्ष न होने की भूमिका का निर्वाह करते हैं। ना उसमें सत्ता पक्ष बचता है और ना सियासत का प्रतिपक्ष बचता है।
दूसरा, लोग वही जानना चाहते हैं जो छुपाया जाता है। तो अक्सर राजनीति में चीजें छुपाई जाती हैं, कई बार इस पर अतिरेक हो जाता है और इसके कारण से ये लगता है कि हम विकृत मानसिकता के शिकार हैं। दरअसल हमारा काम ही चौकीदार होना है, हमारा काम ही वॉचडॉग के तौर पर होना है। मैं मीडिया के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। वैसे लोग भी अच्छी बातें कम सुनना चाहते हैं। लोगों के बीच सबसे बड़ी दिक्कत है, लोग वो पर निंदा में ज्यादा भरोसा करते हैं और उनको लगता है कि पर निंदा से बड़ा सुख आपको मिलता है। डॉक्टर वाजपेयी, ये जिम्मेदारी मुझे लगता है हम सब की है मोटे तौर पर। मीडिया में भी इस तरह के बयान ज़्यादा सुर्खियों में बनते हैं जिनमें भाषा का संयम टूटा हुआ मिलता है हमको, और ऐसा लगता है कि इस विषय को और उसको ऐसा दिखाया जाता है जैसा एकता कपूर जी से क्षमा याचना सहित, जैसे उनके सीरियल्स में किसी खल ननद को या देवरानी को दिखाते हैं झनन धन, ये बयान पूरा हम लोग भी प्रस्तुत करते हैं। तो हमारा भी मान लीजिए इसमें दोष हो सकता है, लेकिन आखिर बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन डॉक्टर साहब? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर आपकी बात आ जाती है जो जिसको आप बोलते हैं कि नैतिकता का स्थान राजनीति में। तो देखिए, जब साहब कहीं नहीं बचा है शरद जी, तो मुझे तो उम्मीद नहीं है कि संस्थागत रूप से आप कहीं पाएंगे। मैं सहमत हूं आपसे जी। और इसलिए फिर इसका कुछ नहीं साहब, व्यक्तिगत रूप से पालन करिए मिश्रा जी, और हम एक दूसरे का सम्मान करते रहेंगे, बाकी सब लोग अपने हिसाब से चलते रहेंगे, उसमें क्या है। तो मुझे लगता है कि ये निर्मम सत्य है, लेकिन बात सही है साहब, ये कटु सत्य है। क्योंकि साहब आप इस देश में योग्यता का सम्मान करिए, आप उनको जिसकी डिग्रियां पुरस्कृत करिए, उसको सही जगह दे, लेकिन उल्टा होता है। आप देखते हैं कि जो जितने कदाचरण के मार्ग पर है उसके पास उतनी ताकत है, उतना पैसा है, सब कुछ है। तो ये जब इस अहंकार को हमने देश में स्थापित किया है, तो फिर मुझे लगता है प्रतिष्ठा, प्रतिज्ञा, प्रतिभा और जिसकी आपने नैतिकता की बात कही है, वो थोड़े से 2 कोस दूर खड़े चुपचाप कांपते रहते हैं कि मैं आऊँ या ना आऊँ। बिल्कुल, और ये सब कुछ उसी व्यंजन की तरह है जिसके मूल तत्व को हमने इतना स्पाइसी डाल डाल के नष्ट कर दिया है कि आपको ये पता ही नहीं चलता कि इस मूल सब्जी जो है इसका मूल पिंड क्या है, इसका मूल स्वाद किस तरह का है। क्योंकि हमें जो मिलता है वो ऊपर से बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही नष्ट किया हुआ स्वाद मिलता है। मिश्रा जी माफ़ कीजिएगा, हम शायद थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट व्याख्या की तरफ, अमूर्त व्याख्या की तरफ चले गए हैं, लेकिन फिर भी आज ही अनाद नाद की तरफ मुड़ गए हैं। चलिए, आप कुछ रागात्मक भाव के साथ टिप्पणी कर दीजिए। जी मिश्रा जी। जी, वक्त कम है मेरे पास। जी जी शरद जी, मैं आपके माध्यम से मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा, हितेश जी से। और आज मैं थोड़ा राजनीतिक तौर पर क्षुब्ध भी दिखाई दिया इसलिए जी कि आज एक मंत्री महोदय जो अपना विभाग नहीं संभाल पा रहे हैं, आज उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लीडरशिप इंपोर्टेड हो गई है। जब मुझसे किसी ने इस पर टिप्पणी मांगी तो मैंने कहा मैं इस विषय पर और इन शब्दों पर कोई शब्द नहीं कहूंगा। तो हम किस ओर जा रहे हैं? सिर्फ कुर्ता पायजामा पहन लेना, केवल इतना है मिश्रा जी हुए गम के दौर में उनका जमीनी काम नहीं रहा है, तो उसको राजनीतिक मायने हैं, वो इतना खराब नहीं है। मुझे लगता है कि ये तो हम लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं जब जमीन, जैसे आप हैं, आप इम्पोर्टेड थोड़ा है साहब, आप इसी मिट्टी में बसे हुए हैं। डॉक्टर साहब देखिएगा, तो इतना डॉक्टर साहब देखिएगा, जी 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 डॉक्टर साहब सुनिएगा, जो लोग लाखों मतों से जीतकर पार्लियामेंट में गए हैं, अब आप और उनकी कौन सी जमीनी बात कर रहे हैं? नहीं, मुझे उनके लिए कौन सा प्रमाण पत्र लोकतंत्र में चाहिए कि जो पार्लियामेंट में लाखों मतों से जीत कर जाते हैं? आम धारणाओं के अनुसार ये पाया जाता है। परिभाषित कीजिएगा कृपा करके। आम धारणाओं के अनुसार ये पाया जाता है। और आप देखिए, वो 24 कंपनियों के मालिक है कमलनाथ जी। आप एक भी कंपनी का निवेश मध्य प्रदेश में बताइए आप। उनके 2-2, 3-3 बेस्ट IIM है। ही इज रनिंग बेस्ट IIM इन द कंट्री। मतलब मैं उनको कांग्रेचुलेट करता हूँ, ही इज हेडिंग ऑल दीज थिंग्स। एक भी IIM, मुझे तो खुशी होगी यदि इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो, तो एक जरूर खोले, भले छिंदवाड़ा में खोले। डॉक्टर जी, डॉक्टर सुनिएगा, यदि वो जमीनी नेता नहीं होते तो आपके नेता जो पांव वाले नेता के रूप में प्रचारित किए जाते थे, उनको जनादेश के माध्यम से घर नहीं बैठाते। कहाँ बैठे हैं घर पे? मध्य प्रदेश की जनता ने उनके नेतृत्व में कहाँ बैठे हैं घर पे? 2018 में उनको चुना था। सर वो छोटे हैं, पैसा कम है उनके पास, लेकिन वो घर पे आप आज भी नहीं बिठा पा रहे हैं उनको। चलिए, लेकिन मैं एक बड़े सवाल के साथ, ये मजाक मत करिए डॉक्टर साहब, ये कहकर तो बात और कहीं जाएगी। ही इज अ सिटिंग CM। एक बड़े सवाल के साथ, लेकिन मैं जो मिश्रा जी ने एक प्रश्न उठाया है कि आखिर सही बात है कि लोकतंत्र में जो लाखों मतों से जीतता है, हजारों मतों से जीतता है, कई बार उसके आचरण को लेकर भी बहस शुरू हो जाती है।
आप कहते हैं फला भैया राजा, फला गुड्डू राजा, फला मुन्नू राजा, फला साहब कैसे आ गए। हरियाणा में वो एक जी कांडा साहब। जी जी। आखिर जब ये जनता जब चुन रही है लाखों मतों से, या तो आप सवाल उठाना बंद करिए कि लोकतंत्र के बेंचमार्क पर तो सील लगाकर भैया साहब जीत कर पहुंचे हैं विधानसभा या लोकसभा में, तो उनके आचरण पर क्यों बहस, और ये सब हम पहले क्यों नहीं सुनिश्चित कर पाते। निर्वाचन आयोग से लेकर हमारी तमाम एजेंसियां कि साहब पर कोई भी प्रतिकूल आचरण नहीं है, कोई भी निगेटिविटी नहीं है, और जब वो चुनकर आ गए, जनता जब उनको सर माथे बिठा रही है, तो आपकी हमारी क्या मजाल है कि हम बैठकर कोट और टाई लगाकर कोसें कि ये खराब, ये खराब, ये खराब। सवाल है सर, मैं नहीं कह रहा हूं इन पे कोई जजमेंटल होकर नहीं बोल रहा हूं, आप इन पर सोचिएगा जरूर कि आखिर जब आप चुन रहे हैं तो या तो आप सतर्क हो जाइए, आप सारे सवाल पूछिए, आप सारी एजेंसियों के डॉक्यूमेंटेशन को अपने पास रखिए और आप ही गाइड करिए फिर लोकतंत्र को। फिर ये कहां से ये तमाम चीजें उभर कर सामने आ जाती हैं, बड़ा सवाल है। इस पर ही सोच विचार के लिए आपको छोड़ जाता हूं। बहुत धन्यवाद करता हूं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, धन्यवाद करता हूं के मिश्रा जी को, धन्यवाद शिवनाथ पटेल जी, नमस्कार।